आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में से 1 घंटे में कई बड़ी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट, कैसे एक मैनेजर हत्याकांड के बाद से बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। बिहार की राजधानी पटना में एक मर्डर ने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। सुशासन में 6 गोलियों पर हम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो टीएमसी सांसद के सिर पर एक संत ने क्यों रख दिया 5 करोड़ का इनाम, ये हम आज दिखाएंगे। तो कैसे लोहड़ी की आग में किसानों का आक्रोश धधक उठा और किसानों ने कौन सी सौगंध ली, बात इस पर भी होगी। और कैसे कश्मीर में जम गई है डल झील, उसकी तस्वीरें भी हम लेकर आए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट की स्पेशल खबरें आपने देख ली, लेकिन अब आइए शुरुआत करते हैं पटना से। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में एक मैनेजर को सरेशाम ताबड़तोड़ गोलियां मारकर अपराधी बेखौफ फरार हो गए हैं। अब सियासत में हड़कंप आ गया है। विपक्ष तो विपक्ष, गठबंधन की गाड़ी पर सवार बीजेपी भी सवाल दाग रही है कानून व्यवस्था पर। देखिए, पटना में जिस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उसी अपराध ने देश को हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 2 किलोमीटर दूर हथियारबंद कातिलों ने एक मैनेजर के सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दे डाला। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सवाल से बचने के लिए कैमरे से भागते हुए नजर आए। नीतीश कुमार के सुशासन वाले बिहार की यही तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कोई सुरक्षित है इस बिहार में? किसी की बेटी, किसी का परिवार, कोई? जब आप पूरा का पूरा सारे अपराधी और माफियाओं के बदौलत सत्ता और दल बनाइएगा, तो सबसे पहले तो आप सभी पार्टी सारे अपराधियों को निकालिए। उनके अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, अपराधियों को भी कठोर से कठोर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात आई है, इस घटना में हत्या ही उद्देश्य लगता है और इसे पेशेवर अपराध कर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया है। 6 मिनट और 6 गोली। बेखौफ कातिलों ने रुपेश कुमार सिंह को उनके घर के सामने गोलियों से भून दिया। आखिर रुपेश कुमार सिंह की हत्या का राज क्या है? मैनेजर के मर्डर के पीछे का सीक्रेट एंगल क्या है? क्या है रुपेश के परफेक्ट मर्डर की अनसुलझी पहेली? क्यों रुपेश के मर्डर पर घिर गए नीतीश कुमार? रुपेश की कुछ तस्वीरों ने पूरे मामले को और उलझा दिया। वो इंडिगो कंपनी में बतौर मैनेजर काम करते थे, लेकिन रुपेश के पॉलिटिकल कनेक्शन की गवाह हैं ये तस्वीरें। तो क्या हत्या के पीछे कोई राजनीतिक रंजिश है या फिर हाई प्रोफाइल हत्याकांड का सच कुछ और है? बिहार पुलिस की तरफ से एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन अब तक मर्डर के मोटिव से जांच टीम अनजान है। सवाल बिहार के सुशासन पर है, सवाल पटना पुलिस पर है। सबसे पहले समझिए, हत्यारों के दिल में पुलिस का रत्ती भर भी डर नहीं था। इस वक्त हम एक अणे मार्ग पर मौजूद हैं। मेरे पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है और हम यहां से घटनास्थल पर जाएंगे जहां पर रुपेश कुमार सिंह की हत्या हुई थी, और हम वहां जानने की कोशिश करेंगे जाकर कि आखिर कितनी दूरी है मुख्यमंत्री आवास से घटनास्थल की। देख सकते हैं 4:26 का वक्त हो रहा है और हम यहां से निकल रहे हैं उस जगह के लिए जहां पर कल रुपेश की हत्या हुई थी, पुनाइचक इलाके में। हम पहुंच चुके हैं रुपेश कुमार सिंह के अपार्टमेंट के बाहर, जहां पर कल ये घटना घटी थी। देखिए, समय आपको मैं दिखाऊं, 4:33 हो रहा है, यानी कि महज 4:26 में हम निकले थे और 6 से 7 मिनट में हम यहाँ पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास से वारदात वाली जगह पर पहुंचने में चंद मिनट लगे। ये पॉश इलाका है, यहाँ पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। एलआईयू से लेकर तमाम पुलिस वालों की नजर रहती है, लेकिन कातिलों की हिम्मत पटना पुलिस के पहरे पर भारी पड़ी। सब कुछ चंद मिनटों में हुआ।
और ठीक इसी जगह पे उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी थी। और आप ये जो मैं आपको दिखाऊं कि ये गेट जो है, ये गेट बंद था। ये अपार्टमेंट का जो ये गेट है, ये गेट उस वक्त बंद था और रुपेश बार बार हॉर्न बजा रहे थे, गार्ड को बुला रहे थे, लेकिन गार्ड मौजूद नहीं था। और यही वो वक्त है जब रुपेश गाड़ी में ही बैठे हुए थे और तब अपराधी जो पहले से घात लगाकर यहीं पर मौजूद थे, वो आते हैं और शीशा जिस तरीके से चढ़ा हुआ है, शीशा उस वक्त भी चढ़ा हुआ था, और शीशे के बाहर से ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और तकरीबन 10 गोलियां जो हैं वो दागी जाती हैं। और ये शीशे जिस तरीके से चकनाचूर हैं उसकी गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया और रुपेश को भागने का मौका तक नहीं मिला। अब आप समझ गए होंगे कि रुपेश के मर्डर में प्रोफेशनल किलर्स का इस्तेमाल हुआ। मौके पर पहुंचे पटना पुलिस के आला अधिकारियों की जुबान पर बस तफ्तीश की दलील थी। सवा-7 की घटना है, जैसा कि हम लोगों को पता चला, और अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं है घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं सभी तरह की। रुपेश के दोस्त से लेकर पड़ोसी तक हत्याकांड की खबर से शौक में आ गए। मैं मांझी विधानसभा से हूँ, मेरे बगल का सीट है मढ़ौरा। बगल के सीट होने के कारण हम लोग की बातचीत होती थी, मुलाकात होते रहती थी। मढ़ौरा में हाल के दिनों में पिछले 2 सालों में उनकी एक्टिविटी एज अ सोशल वर्कर बहुत ही अच्छी हुई थी। हाल के दिनों में उनको चुनाव लड़ने का ऑफर कुछ पार्टियों से मिला भी था, जिसको उन्होंने डिनाई करके एज अ स्टेशन मैनेजर वर्क कर रहे थे, जिसको कंटिन्यू उन्होंने रखा। दोस्त ने बताया कि रुपेश सोशल वर्कर भी थे, पूरे इलाके में एक्टिव थे, लेकिन सवाल यह है कि हत्या क्यों हुई। छपरा में रुपेश के घर वालों को भी यही सवाल परेशान कर रहा है। पता नहीं है दुश्मन कौन था, ये तो अब जब हम लोग को जानकारी नहीं है कि दुश्मन कौन था, दुश्मन था तभी ने गोली मारा। पटना में रुपेश की हाई प्रोफाइल हत्या से नीतीश कुमार सरकार निशाने पर आ गई। विपक्ष से लेकर नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी ने भी बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने सुशासन बाबू के जंगल राज की संपूर्ण व्याख्या की। क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था, जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कहाँ है प्रधानमंत्री जी? सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो थके हुए हैं, जो विभाग नहीं चला पा रहे, आकर के कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। बिहार में लालू के जंगल राज का नारा बुलंद करके नीतीश कुमार सत्ता में आए, सुशासन का वादा किया, लेकिन आज बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था ने नीतीश की इमेज पर बड़ा डेंट किया है। और तो और जुर्म के बढ़ते ग्राफ के सवालों पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आज तक के सवालों से भागते नजर आए। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सरकार को जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाए होंगे। देखिए, पुलिस लगी हुई है, हमारी भी बड़ी अधिकारियों से बात हुई है और निश्चित रूप से हम सबों की जो चिंता है, और मैं मानता भी हूं कि इस संबंध में हमारा जो पुलिस है वो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करेगी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को रुपेश हत्याकांड ने 3 मोर्चे पर घेर दिया है। पहला मोर्चा लॉ एंड ऑर्डर का, दूसरा मोर्चा विपक्ष के हमले का और तीसरा मोर्चा घर के अंदर यानी बीजेपी से उठ रही सियासी आवाज का। रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो ये है बिहार की आज की सियासी कहानी। एक तरफ बीजेपी का परफॉर्म पर जोर, उधर बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उन्होंने लगातार ये कोशिश की है कि वो रिफॉर्म लाए बिहार में और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें रिफॉर्म की बहार हो। इधर परफॉर्म वाली बहार में ऐसे अटके हैं कि क्राइम की बहार हो गई है नीतीश कुमार के लिए। लेकिन तंज तो कसा है आज तेजस्वी यादव ने, कहा जिस बीजेपी ने इलेक्ट और सेलेक्ट करवाया, अब वही बातें कह रही है नीतीश कुमार को। मैं जान तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन अपराधियों को हमारी सरकार तुरंत गिरफ्तार करेगी।
मर्डर पर सियासत की इनसाइड स्टोरी। पति पत्नी राज मिला, 15 साल का मौका, क्या किया? कौन सा विकास का काम किया? क्या कानून का राज कायम किया? कुछ भी नहीं किया। और ठीक ही कहा कि नई पीढ़ी के लोगों को बता देना चाहिए। लोग शाम होते होते घर से बाहर निकल पाते थे? क्या स्थिति रहती थी? कितना बुरा हाल रहता था। लेकिन आप लोग देखे होंगे, हमने लगातार हर बार एक बात जरूर कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है। पक्ष विपक्ष ने क्यों नीतीश कुमार को घेरा? और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के लोगों ने सेलेक्ट, नॉमिनेट किया और उनसे गृह विभाग जो है वो संभल नहीं रहा। हास्यास्पद ये है कि विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन बीजेपी के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। रुपेश सिंह हत्याकांड ने नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि हमला एक तरफ नहीं, दो तरफा है। एक तरफ बिहार इकाई के बीजेपी नेता नीतीश कुमार के शासन पर उंगली उठा रहे हैं, जिसमें वो पार्टनर हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश पर तेजस्वी यादव पहले दिन से हमलावर है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नीतीश कुमार पर अटैक जारी है। विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार सरकार पर हमला तो स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मर्डर के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना क्यों साध रही है, जबकि सूबे में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं? आखिर इस सियासी शीत युद्ध की वजह क्या है? दुख हुआ है, मैं इस पर गहरा संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, अपराधियों को भी कठोर से कठोर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं ऐसा बिहार सरकार के डीजीपी से, बिहार सरकार के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि तुरंत अपराधियों को आप गिरफ्तार करें। बीजेपी के कुछ लीडर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अपनी गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ क्यों? उससे पहले बिहार में जुर्म का ग्राफ देखिए। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है। बीजेपी की तरफ से लिस्ट नहीं सौंपी गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की नजर गृह विभाग यानी होम मिनिस्ट्री पर है, जो नीतीश कुमार के पास है। 2020 चुनाव के नतीजों के बाद बिहार के सियासी समीकरण बदले हुए हैं। समीकरण नंबर 1, जेडीयू गठबंधन में छोटे भाई के रोल में है। समीकरण नंबर 2, बीजेपी गठबंधन में बड़े भाई के रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर बीजेपी अब की बार गृह मंत्रालय अपने हाथ में लेना चाहती है। लंबे अरसे से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा था और उसका असर कुछ दिन पहले नीतीश के फैसले में दिखा। नीतीश कुमार ने गृह सचिव आमिर सुबहानी को हटाया। 15 साल से लगातार गृह सचिव पद पर तैनात थे आमिर। नीतीश कुमार के सबसे करीबी अफसरों में है एक। बीजेपी ने 15 साल से गृह सचिव बने रहने पर उठाए थे सवाल। ये समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिर पर कांटों का ताज है। जो तस्वीर और जो खबरें सामने आ रही हैं, बीजेपी के नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार को यह संदेश देना चाहती है कि गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका अब उसकी है। यही वजह है कि बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। कोई सियासी संकट नहीं आ रहा सर? नहीं कोई। तो क्या अब की बार बिहार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बड़े उलटफेर की संभावना है, यानी होम मिनिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ सकती है? रुपेश हत्याकांड ने बिहार की सियासत में भूचाल लाके रख दिया है। विपक्ष का नीतीश कुमार पर हमला करना जायज माना जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बताया जा रहा है कि
मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी गृह विभाग चाहती है, जो इस वक्त नीतीश कुमार के पास है, और इसीलिए उन पर दबाव बनाने के लिए लगातार बीजेपी के नेता इस हत्याकांड को लेकर सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ये भी जताना चाहती है कि वो अब इस नई सरकार में बड़ी भूमिका में है, बड़े भाई की भूमिका में है, उसके पास ज्यादा विधायक हैं, और इसीलिए लगातार बयानबाजी करके नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की यहाँ कोशिश साफ देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। आपने बिहार की सियासत का खेल तो देख लिया, अब आइए आपको असदुद्दीन ओवैसी की सियासी चाल जरा बताते हैं। जी हाँ, एक के बाद एक तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, और अब उत्तर प्रदेश के दौरे के बाद यानी तस्वीर साफ है, वो इन राज्यों में चाहे वो बंगाल हो, यूपी हो, विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो गुजरात पर भी साहब ने अपनी नजर डाल ली है। जी हाँ, लोकल चुनावों में वहां भी हिस्सा लेने वाले हैं, यानी गुजरात के आसमान में भी अपनी पतंग उड़ाने की तैयारी है ओवैसी की। छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक ओवैसी। उत्तर प्रदेश में ओवैसी का ट्रेलर रिलीज। गुजरात में पतंग उड़ाने की तैयारी। ओवैसी का ऑल इंडिया प्लान। हैदराबाद से निकलकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार में पूरी ताकत से जुट गए हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बंगाल की सियासी जमीन पर अपने पैर जमाने पहुंचे थे। अभी बंगाल की सियासत में ओवैसी का तूफान धीमा पड़ता, उससे पहले उत्तर प्रदेश में ग्रैंड एंट्री मारी। वैसे पतंग उड़ाने की पिच तो गुजरात में भी तैयार कर चुके हैं, यानी 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव और गुजरात के लोकल इलेक्शन लड़ेंगे, तो 2022 में उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अभी से तैयार कर चुके हैं। मैं जनता का, पूर्वांचल की जनता का, जौनपुर की, आजमगढ़ का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ा ही मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारा बड़ा पुरजोश तरीके से हमारा वेलकम किया। और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में ओवैसी की एंट्री पर सियासी रिएक्शन आया, बीजेपी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल देखना आने वाले समय में कैसा कैसा खेल होता है। अभी तो चुनाव में 1 साल है, 1 साल के अंदर न जाने क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। ओवैसी जो बना जिसके लिए वो आए हैं उसमें वो काम करें, मेहनत करें। लेकिन मेहनत तो पिछली बार भी किया था उन्होंने। हाँ, मुलायम सिंह जी की जब सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो ओवैसी को अंदर घुसने नहीं दिया था। लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार है, ओवैसी को घुसने दिया है। करो, जहां से जाओ प्रचार करो। तो ये तो ओवैसी को धन्यवाद देना चाहिए। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक ओवैसी ने अपना सियासी खेल शुरू कर दिया। आज जो तस्वीर गुजरात से आई उसे भी समझिए। इस बार अहमदाबाद में ओवैसी की पतंग की धूम है। ये पहली बार है जब गुजरात में स्थानीय चुनावों में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन कर AIMIM की पतंग भी आसमान में उड़ेगी। वजह यह है कि जमालपुर पतंग बाजार में खुशी की लहर इस वजह से जागी है कि ओवैसी साहब का निशान भी पतंग है। और पिछले सालों से जो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने पतंग बाजार को लेकर किसी लाभदायक योजना बनाई नहीं है। तो पूरा पतंग बाजार यानी जमालपुर पूरा, इनकी ये ख्वाहिश है कि इस बार विपक्ष में से उनको हटाना है, ओवैसी की पार्टी को लाना है। पूरे गुजरात में लहर जाग चुकी है। ओवैसी की पतंग इस बार हर घर घर में उड़ेगी। गुजरात में अगले महीने फरवरी में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। राज्य में 6 नगर निगमों के अलावा 31 जिला पंचायत, 231 तहसील पंचायत और 51 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और AIMIM भी लड़ रही है।
ऐसे में इस बार की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के जमालपुर के पतंग बाजार में, और पतंग जो कि गुजरात के यहाँ पे जनवरी में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की जाती है, और बड़ी बड़ी पतंगे अब AIMIM के दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवैसी की तस्वीर वाली है सबसे बड़ी पतंग यहाँ पे लगाई गई है, उनका जो चुनाव चिन्ह भी है, और ये पतंग यहाँ पे जमालपुर में है। और बेहद दिलचस्प है क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि गुजरात के अंदर जब भी चुनाव होता है बीजेपी और कांग्रेस ये दो ही प्रमुख पार्टियां होती है, लेकिन इस बार ये तीसरी जो पार्टी आई है उसकी वजह से ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। तो असदुद्दीन ओवैसी पूरे राष्ट्रीय विस्तार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव के पहले टीएमसी और बीजेपी की इस जंग में एक अलग ही एंगल सामने आ गया, और ये एंगल है संत और महंत समाज का। क्योंकि महंत परमहंस दास अयोध्या के, उन्होंने ये कहा है कि टीएमसी के वो सांसद कल्याण बनर्जी जिन्होंने सीता माता पर विवादित बयान दिया था, अगर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो उनका सिर कलम करने वाले को वो 5 करोड़ का इनाम देंगे। बंगाल में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मां सीता पर विवादित बयान दिया। उस बयान पर पहले बीजेपी ने हमला बोला, और अब बंगाल से दूर प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक संतों ने मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले संत परमहंस दास के विवादित बोल सुनिए। कल्याण बनर्जी पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनका सिर काटने वालों को हम 5 करोड़ का इनाम देंगे। सस्ती राजनीति के लिए देवताओं का अपमान हो रहा है, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। सुना आपने, संत परमहंस का कहना है कि टीएमसी सांसद की मां सीता पर टिप्पणी अक्षम्य है। इस जुर्म के बदले सांसद के खिलाफ रासुका लगाई जानी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सांसद कल्याण बनर्जी का सिर कलम करने वाले को ये संत 5 करोड़ का इनाम देगा। एक बार फिर सुनिए परमहंस का तुगलकी फरमान। कल्याण बनर्जी पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनका सिर काटने वालों को हम 5 करोड़ का इनाम देंगे। सस्ती राजनीति के लिए देवताओं का अपमान हो रहा है, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। स्वामी फलाहारी महाराज का कहना है कि जब तक टीएमसी सांसद पर एक्शन नहीं होगा अनशन जारी रहेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर टीएमसी सांसद ने सीता मां पर क्या टिप्पणी की थी, जिससे सियासी विवाद शुरू हो गया। सीतारामेर काছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টিকে হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। क्या इस संत की नफरत वाली जुबान के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? आज तक ब्यूरो। आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में देश के रक्षा मंत्री ने किसानों के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात कही है। सीधी बात में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूरी तरह किसानों के हित में है तीनों कृषि कानून। कहीं किसानों को आपत्ति तो संशोधन के लिए हम तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर भी राजनाथ सिंह का जवाब। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी पर विश्वास रखें किसान। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च पर राजनाथ सिंह ने कहा, रैली निकालनी है तो तिरंगे के साथ निकालें रैली। ये पूरी बातचीत आप देखिए शनिवार रात 8 बजे आज तक पर। पास किया पर जल्दी किया, कोविड में किया आपने, एकदम सेशन बुला करके आप नॉर्मल सेशन नहीं किया आपने। कोविड के आखिरी दिन ऑपोजिशन का कहना है कि आपने जबरदस्ती उस दिन पास कर दिया वॉइस वोट से, क्लास बाई क्लास आप कहने डिस्कशन उनके लिए तैयार हैं। 7 या 8 राउंड की हमारे किसान भाइयों से बातचीत हो चुकी है। मैं कह रहा जल्दी में कानून जल्दी बनाने की जरूरत, आपने कहा कि इनकम बढ़ाने की जरूरत थी, ठीक बात है। नहीं, यह सिलसिला 15, 16, 17 वर्षों से चला आ रहा था भाई, कभी न कभी तो क्लिंच होना था ना। अच्छा, दूसरी चीज जो भी हो, चाहे इस एक्ट के बारे में किसी की कोई भी ओपिनियन हो, हमारी ओपिनियन तो बहुत साफ है, क्योंकि इन एक्ट्स को देखने के बाद मैं स्वयं किसान होने के नाते इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि इससे किसानों का लाभ होगा। लेकिन यदि हमारे किसी भी किसान भाई को यह लगता है कि इन तीनों कानूनों से हमको लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा,
तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक शीश झुकाकर अनुरोध करना चाहता हूं, आप ये बताइए कि इस क्लाज में यह परिवर्तन कर दीजिए, यह क्लाज में यह संशोधन कर दीजिए। वह करने को सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब आप कहते हैं कि कमेटी में वही लोग हैं जिन लोगों ने कानून को समर्थन किया। मान लेता हूं, आप ही की बात मैं मान लूं, तो मैं इतना ही आपसे केवल हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस कमेटी को बनाया है, आप जाइए, अपना पक्ष रखिए। अब कमेटी जब अपनी रिपोर्ट दे, आपकी इच्छा के, आपके मनोनुकूल वह न हो तो आप उसका विरोध करिए। जी, आप तो कह रहे हैं आप बीजेपी के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस कहें जी अब बीजेपी के लोग मेंबर हैं, हम हमसे मनवा लेंगे बात। उन चारों लोगों का स्टेटमेंट है, आर्टिकल्स हैं पूरे लिखे हुए। हम कहाँ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ठीक है, बना दिया, तो सुप्रीम की मालिक। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप सुप्रीम में ये जो कमेटी बनी है उसकी जो रिपोर्ट आती है उसको आप स्वीकार ही कर लीजिए। आपको लगता है कि आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है, गुस्सा तो किसानों का नुकसान होगा, आप मत मानिए। राजनाथ जी, एक बात मेरे को चिंता का है, आप रक्षा मंत्री हैं, आपके रक्षा मंत्री के नेतृत्व में 26 जनवरी सब होता है, वहां पर वेलकम करते हैं। ये जो आएंगे ट्रैक्टर लेकर के थे, सारे 70,000 80,000 ट्रैक्टर कैपिटल में आएंगे, तो इसके बारे में आप क्या लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? नहीं, मैं समझता हूं कि इसका समाधान किसान भाई ही सोच विचार कर निकालेंगे। वो देश के गणतंत्र दिवस को किसी भी सूरत में विफल करने की कोशिश नहीं करेगा हमारा किसान भाई, हमको विश्वास है। नहीं, आप उनको अपील कर रहे हैं या उनको क्या? सचमुच मैं बताऊं, हमारी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यानी रचनात्मक सोच हमारे किसान भाइयों की है, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा है। शेष बातें तो भविष्य के गर्भ में छिपी हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे गणतंत्र दिवस अभी भी आपने लिमिट किया, छोटा कर दिया पहले से ज्यादा। नहीं, वो तो कोविड के कारण सामान्यतः पर ये सारे सार्वजनिक गणतंत्र दिवस पर रैली निकालना, अपनी स्वतंत्र फार्मर दिवस जो भी कहना चाहते हैं, इसके बारे में, क्योंकि पहली बार हो रहा है वर्ष के अंदर कि गणतंत्र जहां जो भी करना होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस गणतंत्र दिवस को विफल करने की कोशिश हमारा किसान भाई नहीं करेगा। ये हो सकता है कि अपनी ट्रैक्टर रैली निकालनी हो तो ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे, तो भारत का तिरंगा झंडा लहराएंगे किसान भाई, मेरा विश्वास है। स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं किसानों के बीच, क्योंकि उनका आंदोलन जारी है और लोहड़ी की आग में आज गुस्से से आग बबूला किसानों ने तीनों कृषि कानून की कॉपियां ही फूंक डाली। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, कैसे जश्न वाली लोहड़ी आज आंदोलन वाली लोहड़ी बन गई। लोहड़ी तो हमारी मजबूरी है, सड़क पे मनानी पड़ेगी जब सरकार ने घर नहीं रहने दिया तो। कोट वाला बनी खेती कमेटी नहीं मनाओगे, आगे चला रहे हैं मोदी जी को, और क्या है? मोदी जी के जो काले कानून है उसे जलाया जा रहा है। ये किसानों की लड़ाई है, दिख रही है कि जिस तरह मोदी जी के काले कानून को जलाया उसी तरह हम सरकार से बिल वापस करवा के ही जाएंगे। सबको अपनी झोपड़ी अच्छी लगती है, ये हम आज सड़क पे हैं, त्योहार अपना सड़क पे मना रहे हैं। हम तो अब भी कहते हैं इनसे, इनका बिल इसलिए जलाया है हमने कि हम सड़क पे हैं। लोहड़ी की आग में किसानों का आक्रोश धधक रहा है। 49 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान लोहड़ी की आग में कृषि कानूनों की आहुति दे रहे हैं। लोहड़ी किसानों का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन आज ये पर्व आंदोलन के उस जमीन पर मनाया जा रहा है जहां किसानों ने सौगंध ली है कि वो तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती। आम किसान है, उनके हाथों में कृषि कानून बिल है और लोहड़ी में वो जो कृषि कानून बिल है
उसको जलाया जा रहा है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर। ये जी लोहरी आज है, क्या जला रहे हैं? आगे जला रहे हैं मोदी जी, और क्या है? ये मोदी जी के जो काले कानून है उसे जलाया जा रहा है। ये किसानों की लड़ाई है। दिख रही है कि जिस तरह मोदी जी के काले कानून को जलाया उसी तरह हम सरकार से बिल वापस करवा के ही जाएंगे यहाँ से। लोहड़ी आज हम सड़क पे मना रहे हैं, केंद्र सरकार को मुखार फेंकेंगे। किसानों की हक की बात है जी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीधे काफी ज्यादा संख्या में किसान यहाँ पर, और लगभग जितने भी बॉर्डर है, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, और जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ पर भी लोहरी जलाई जा रही है और उसी लोहरी में जो किसान बिल है उसको भी जलाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो बॉर्डर पर महीनों से जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं कड़ाके की ठंड में, वो लोहरी तो मना रहे हैं, लेकिन जो पहले से तय था कि इस लोहरी में कृषि कानून जो बिल है उसको भी जलाया जाएगा। लोहड़ी के पर्व पर नई फसल की पूजा की जाती है। इस दिन लोहड़ी जलाने की परंपरा है। अग्नि जलाकर उसके चारों ओर चक्कर लगाए जाते हैं। लेकिन इस बार लोहड़ी की परिक्रमा कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर की जा रही है। और कुछ इस तरह किसानों ने लोहड़ी मनाई है जब पूरा उत्तर भारत मकर संक्रांति के ठीक पहले नए साल का ये पर्व मनाता है। दिल्ली की सीमा पर सिंघू बॉर्डर पर पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने लोहड़ी की अग्नि में कृषि कानूनों की जो नोटिफिकेशन है उसकी कॉपियों को आग के हवाले, उनकी प्रतियों को सीधे लोहड़ी की इस आग के हवाले कर दिया। किसानों का आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ है। लंबा चला यह आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट से रास्ता नहीं निकला, बातचीत से रास्ता नहीं निकला, लेकिन किसानों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का भी विरोध करते हुए किसानों ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा। और आज लोहड़ी का दिन चुना इन किसानों ने अपना विरोध जिताने के लिए। इस पर लोहड़ी की परंपरा, उसकी अग्नि में जलती कृषि कानूनों की प्रतियों के बारे में समझिए। किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोहड़ी पर अग्नि देवता को प्रसन्न किया जाता है, इसलिए अग्नि जलाई जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से दुखों का अंत होता है और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, और इसी अग्नि में खेतों में पैदा हुए अन्न को समर्पित करते हैं। अब किसान दिन और रात कड़ाके की ठंड में कृषि कानूनों के खिलाफ जिस लड़ाई को दिल्ली के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस आंदोलन में उनकी जीत हो और तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएं। आज लोहड़ी का त्योहार है और लोहड़ी के त्योहार के दिन यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने ये प्रतिज्ञा की है कि वो काले कानून को वापस लेके ही मानेंगे। और यही वजह है कि आप देखिए कि लोहड़ी की जो आग होती है बहुत पवित्र मानी जाती है। उसमें जो कानून है उनकी प्रतिलिपियों को दहन किया जा रहा है एक तरीके से, और लगातार किसानों का ये कहना है कि उनका ये संघर्ष जायज है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार, वो किसानों की बात सुने। और एक बड़ा त्योहार लोहड़ी का पर्व जो कि पंजाब और हरियाणा में बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है, आज सिंघू बॉर्डर पे कुछ इस तरह से मनाया जा रहा है। देखिए कि तमाम किसान लगातार ये जो आग है जिसको लौ कहते हैं, लौ से लोहड़ी आता है, इस आग के इर्द गिर्द खड़े होके इस तरह से नारों के जरिए और अपनी ही तरह से इस पूरे काले कानून के विरोध में यहाँ पे लामबंद है। मोदी सरकार की तरफ से बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई हिस्सों के किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोहड़ी पर अपना आक्रोश दिखाने के लिए हरियाणा और पंजाब के किसान इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ को भी ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ है, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ को भी ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ है कि जब भी ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी लोहड़ी मनाएंगे उनको भी कापी भेज दी है, सारे ही कापी लोहड़ी में डाल देंगे। हम आपको बता दें कि मंगलवार यानी 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। साथ ही बातचीत से मुद्दा सुलझाने के लिए 4 एक्सपर्ट की कमेटी बना दी है। लेकिन किसानों ने दो टूक कह दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब इस पर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। मौसमी सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो
तस्वीरें यही कह रही है कि लोहड़ी की आग जली तो किसानों के आंदोलन की आग और भी तेज हो गई है। लेकिन अभी बीते दिन की ही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी। साथ ही कमेटी भी गठित की थी जो इस पूरे मामले की जांच को आगे ले जाए। लेकिन किसान इस पर राजी नहीं है और आज गुस्से का खुलकर इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि बिल पर रोक लगा दी और किसानों ने लोहड़ी पर कृषि बिल में आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मसला हल करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बना दी और किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर ही आपत्ति जता दी। अब आगे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या करेगी और किसान आंदोलन को लेकर कितने और सख्त होंगे? किसान कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, कृषि कानूनों को अमल में लाने पर रोक लगाई, उससे किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। किसान बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है उस पर और भड़क रहे हैं। कमेटी कहाँ है? हमने कहा कमेटी को, कौन है कमेटी? आप मानते नहीं कमेटी को? ना हम तो नहीं मानते, ना हम जाते। आप जाएंगे भी नहीं उसके साथ? हमें उसका डिसीजन पता ना, कमेटी डिसीजन सरकार के पक्ष में देगी। वो 2 महीने क्यों लगा हुए, वो तो आज ही देते डिसीजन। कौन है कमेटी में, वे उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, वे तो इस बिल का समर्थन करते हैं। असल में इस कमेटी में ऐसा क्या है जो किसानों को ये नागवार गुजर रही है? ऊपर से कमेटी को लेकर सियासत भी तगड़ी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के 4 मेंबर कौन हैं, ये भी जान लीजिए। भूपेंद्र सिंह मान जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, प्रमोद कुमार जोशी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान में पॉलिसी हेड रहे हैं, अशोक गुलाटी कृषि वैज्ञानिक हैं, अनिल घनवत महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कमेटी को 10 दिन में काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसके 4 सदस्य नए कृषि कानूनों का खुलेआम समर्थन करते रहे हैं। ये सरकारी लोग हैं, इसलिए आंदोलन खत्म नहीं होगा। परंतु वहीं एक चिंता की बात किसानों ने जाहिर की है कि इसमें जो सदस्य बनाए गए वो कृषि कानून के 4 नोन समर्थक हैं। सब जानते हैं कि वो कृषि कानून के समर्थक हैं और वो कृषि कानून के पक्ष में हमेशा बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं, लॉबिंग करते रहे। तो उनके सामने किसान अपनी बात जो रखेगा तो उस पर ईमानदारी से कैसे अमल होगा? मामला किसान भीड़ का नहीं है, मामला एनआरसी का है, सीए का है, मामला 370 का है, 35A का है, अयोध्या मंदिर का है, ट्रिपल तलाक का मामला है। तभी तो मैंने कहा निशाना कहीं है, इरादे कुछ और हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नकार रहे हैं। ये लोग तो संविधान को भी नकार दिया, इन्होंने देश को ही नकार दिया। 60 से 65 के करीब किसान अपनी जान की आहुति दे चुके इस आंदोलन में। 73 साल में देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ। पर मोदी सरकार अंधी और बहरी क्यों बनी बैठी है? किसान की पुकार को, उसकी पीड़ा को, उसकी तकलीफ को, उसके दुख को सुनती क्यों नहीं? कमेटी के सदस्य रहे अशोक कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी किसानों को न्याय मिलेगा, लेकिन ये आंदोलन रुकना चाहिए। इस बीच बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी आ गई हैं। उन्होंने भी धरने पर बैठे किसानों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। हेमा मालिनी का कहना है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उन्हें कानून में समस्या ही पता नहीं है। दिनों से ये किसान लोगों का ये आंदोलन चढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका रोक लगाई है। जरूरी था ताकि कुछ शांत हो जाए, क्योंकि जब भी जो भी बात करने आते हैं तो वो बराबर मानने को ही तैयार नहीं है और उनको ये भी मालूम नहीं कि उनको क्या चाहिए, इस बिल में क्या तकलीफ प्रॉब्लम क्या है वो भी समझ नहीं रहे हैं। लेकिन वो इसका मतलब है किसी के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। तो कितना नुकसान भी कराया पूरा पंजाब में, वो भी देखकर बड़ा खराब लगा। पूरा टावर तोड़ दिया ये करके। लेकिन किसान आंदोलन से न हटने को तैयार हैं, न मानने को तैयार हैं। लोहड़ी पर कृषि कानूनों की कॉपियां जला रहे हैं। हम आपको बता दें कि 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच
फिर से बातचीत होनी है। पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए तो यही लगता है कि शायद ही कोई बात बने, क्योंकि किसानों ने 26 जनवरी के लिए भी विरोध का तगड़ा प्लान बनाया है। आज तक ब्यूरो। तो हेमा मालिनी का बयान भी आपने सुन ही लिया है, लेकिन सवाल तो यही है कि एक तरफ किसान कमेटी के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है, वो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है, लेकिन वो ट्रैक्टर रैली, तिरंगा रैली निकालने की तैयारी में है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने फुल समर्थन दिया है। किसानों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। अब किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारियों में लग गए हैं। 26 जनवरी को कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की तिरंगा रैली। तिरंगा रैली से पीछे हटने को तैयार नहीं है किसान। 26 तारीख में चलेंगे क्या? झंडा बैन है क्या देश में? तिरंगा झंडा बैन होगा क्या देश में? देश तो आजाद हो गया अब। हाँ, तो तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान अड़े हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ निकाली जा रही इस रैली को किसान तिरंगा रैली का नाम दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के इस ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, लेकिन किसानों का दावा है कि इस रैली में कम से कम 20,000 ट्रैक्टर शामिल होंगे। देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हमारे हाथ में अगर झंडा होगा तो तिरंगा होगा। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनका पर्पस एक ही है, इस किसान आंदोलन को कमजोर करना, इस किसान आंदोलन के अंदर नुकसान पहुंचाना। वो कोई भले का काम नहीं कर रहे। हम ऐसे लोगों से आज से नहीं, हम ऐसे लोगों के खिलाफ पहले दिन से हैं। कभी भी ऐसी एक मौका नहीं आया जब हमने उनके बारे में एक बार भी ये कहा हो कि ये बात जस्टिफाइड है। ये देश विरोधी है और देश के साथ हम खड़े लोग हैं। हमारा विरोध 3 काले कानूनों के खिलाफ है। उसके लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे। किसी सूरत में इन कानूनों को लागू नहीं होने देंगे, ना ही इन कानूनों को मानेंगे। चाहे इसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाए, चाहे हाई कोर्ट आ जाए, चाहे खुदा भी बीच में आ जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किसानों की ट्रैक्टर रैली रोकने की गुहार लगाई तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीच में आ गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 60 से ज्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से इन्हें शर्मिंदगी हो रही है। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया और किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। क्या कृषि विरोधी कानून का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? ये संघर्ष किसान मजदूर विरोधी कानूनों के खत्म होने तक जारी रहेगा। जय जवान जय किसान। किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को देश भर के किसान दिल्ली आएंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पंजाब के अमृतसर से एक जत्था रवाना हो चुका है। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के लिए किसान अड़े हुए हैं और पंजाब से किसान अभी से ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े हैं। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।